जय हिंद मेरे भाई, मैं रितेश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों मेरे भाई बिहार एसएससी की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं। 3 लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा चौथी लेक्चर है जिसमें कि 20 से 25 मैथ्स के प्रश्न को रखा गया है। आप क्या करेंगे, शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और जितने भी प्रश्न आपसे बनेगा ना, आप लास्ट में कमेंट करके बताएंगे कि कितना वीडियो आपसे बन पाया। एक रिवीजन के तौर पर काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा अगर आप बिहार एसएससी की एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि अगले महीने से ही पेपर स्टार्ट है। उसके बाद आने वाले एग्ज़ाम जो अभी चल रहा है एनटीपीसी और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हुए समझते हुए बिल्कुल आसानी से चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। ठीक है, पहला प्रश्न आप सभी के बीच है। सभी लोग पेन और पेपर अच्छे से तैयार कर लेंगे और क्वेश्चंस को बनाते हुए चलेंगे। देखिए, यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। सिंपल इंटरेस्ट का प्रश्न है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा गया है। यहाँ पे क्या कहा गया है मेरे भाई कि साधारण ब्याज पे कोई पैसा लगाया है और 12 वर्षों में वह पैसा दोगुनी हो जाता है और आपसे पूछा गया है कि वार्षिक ब्याज दर क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। समझिएगा, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट में एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आप सभी को पता है, पी आर टी बटे में 100। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि प्रिंसिपल यानी मूलधन और अमाउंट की बात किया गया है कि पैसा जो है ना दोगुनी हो जाता है। अगर हम यहाँ पे बात कहें 1 रुपये है प्रिंसिपल, तो पैसा हमारा यहाँ पे 2 रुपये बन जा रहा है। क्लियर है, तो 1 से 2 रुपये हो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, 1 रुपये का फायदा। अब ये जो 1 रुपये का फायदा है ना मेरे भाई, यही हमारा यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है। क्या ये हमारा यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है। क्लियर है। अब देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी आर टी बटे 100। यहाँ से हम लोग रेट निकाल लेंगे। तो पी की वैल्यू तो 1 है, आर की वैल्यू कितनी है यही आपसे पूछा गया है, और टाइम दिया गया है 12 वर्ष, यानी 1 रुपये बनने में ना इसको 12 वर्ष का समय लगा है। टाइम कितना दिया गया है, 12 वर्ष। तो यहाँ पे टाइम के जगह पे क्या रख लेंगे, 12 और बटे में 100। अब इंटरेस्ट कितना बना है, 1 से 2, तो इंटरेस्ट 1। क्लियर है। यहाँ से देख लेते हैं हम लोग, 1 से 1 तो आउट ही हो गया, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 100 और बटे में कितना, 12। तो आर की वैल्यू 4 से चला जाएगा ये 25 और 4 से चला जाएगा ये 3। 25/3%। 25/3%। इसी चीज को फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में लिखा गया है, तो क्या हो जाएगा, 8/1/3%। 8/1/3%। मेरे भाई ये तो था हमारा बेसिक कंसेप्ट। क्या एग्जाम में आपको बेसिक कंसेप्ट से करना है क्या, बिल्कुल नहीं। अब एग्जाम के अंदर कैसे सॉल्व करना है इस बात को समझिए। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे ना, तो 1 से 2 हो रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट 1 मिल रहा है। यानी जो भी पैसा आपने लगाया वही आपको ब्याज के रूप में मिल रहा है। अगर आपने 1 रुपये लगाया ना, तो ब्याज 1 मिल रहा है, पैसा तो डबल हो ही रहा है, ब्याज 1 मिल रहा है। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या कर लेते हैं, अगर रेट आपसे पूछा जाता है ना, तो 100 में से टाइम को डिवाइड कर लेंगे। 100 में से टाइम को डिवाइड कर लेंगे। अगर आपसे टाइम पूछा जाता है तो इसी 100 में से रेट डिवाइड कर लेंगे। यही चीज़ें हम लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, बस इसी को हम लोग नाम दे देते हैं ट्रिकी कंसेप्ट। तो यहाँ पे आपसे रेट पूछा गया था ना, रेट पूछा गया था, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगा, 100। तो टाइम रखना है, टाइम की वैल्यू कितना है, 12। 100/12। एग्जाम के अंदर आपको बस इतना ही सॉल्व करना था। तो 25/3, इसी को भिन्न में कैसे लिखेंगे, 8/1/3%। क्लियर दिस पॉइंट, क्लियर है मेरे भाई, 25/3%। बस आपको एग्जाम के अंदर इतना ही सॉल्व करना था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे। अर्धवार्षिक रूप में संयोजित 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 10,000 रुपये की धनराशि 13,310 रुपये हो जाएगी।
अब यहाँ पे पूछा गया मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट से, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। पहली बात तो रेट दिया गया है कितना, 20%, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया है कि प्रिंसिपल वो कितना है यहाँ पे 10,000 रुपये, ठीक है मेरे भाई। और धनराशि यानी ये हमारा मिश्र धन है, इसे इंग्लिश में हम लोग अमाउंट कहते हैं। ये कितना है, 13,300 कितना 10 रुपये। और आपसे पूछा गया है ये टाइम क्या रहा होगा, समय पूछा गया। एक कंडीशन और दिया गया है कि यहाँ पे जो गणना किया गया है, कैलकुलेट किया गया है, वो अर्धवार्षिक के रूप में। और आप सभी को पता है मेरे भाई, जब यहाँ पे रेट आधे यानी हाफ ईयरली की बात करता है ना, तो यहाँ पे दिया गया है पर एनम, ठीक है, प्रति वर्ष। तो इसे हम लोग रेट में हाफ ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर लेंगे, 2 से डिवाइड, यानी यहाँ पे रेट 10% के रूप में हम लोग गणना करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, घबराए नहीं, इसकी हम लोग ट्रिकी कंसेप्ट भी बताएंगे, ठीक है। पहले आप एक बार बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानिए। अब देखिए पैसा तो 10,000 है, 10,000 का 10% यानी पहला हाफ ईयरली में इसका ब्याज क्या मिलेगा, तो 10,000 का 10% क्या हो जाएगा, 1,000 रुपये। कितना मेरे भाई, 1,000 रुपये। यहाँ तक ओके है। अब दूसरे हाफ ईयरली में फिर से वह 10,000 का 10% लेगा तो 1,000 रुपये, और कंपाउंड इंटरेस्ट है यानी इंटरेस्ट का इंटरेस्ट चाहिए, तो पहले हाफ ईयरली में 1,000 रुपये इंटरेस्ट था, तो इसका भी 10% क्या हो जाएगा, 100 रुपये। अच्छा, मुझे ये कब तक करनी है, तब तक करनी है जब तक मुझे इसका इंटरेस्ट ना पता चल जाए। तो यहाँ पे हम लोग एक बार एक चीज़ और देख लेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है। पैसा 10,000 था, बन जा रहा है 13,310। तो अमाउंट में से जब प्रिंसिपल को माइनस करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। तो 13,310 में से जब 10,000 माइनस करेंगे तो 3,310 रुपये ये इसका इंटरेस्ट है। अब यहाँ पे हमको जोड़ते हुए आगे की और भी चलना है कि 3,310 कब बनेगा। तो अगले हाफ ईयरली में क्या होगा, फिर से वह 1,000 रुपये लेगा। अब 3,000 के आसपास तो आ ही चुके हैं। 2,000 का 10% 200, और 100 का 10% 10। तो यहाँ से जब हम लोग ऐड कर लेंगे ना, तो ये 3,310 रुपये मिल जाएगा। यानी एक हाफ ईयरली, 2 और 3, 3 हाफ ईयरली। 3 हाफ ईयरली का मतलब है मेरे भाई 1.5 वर्ष। कितने वर्ष, 1.5 वर्ष। इन दोनों मिला के 1 और ये आधा, तो 1.5 वर्ष। और यही टाइम आपसे पूछा जा रहा था। 3,310 रुपये पैसा भी बन जा रहा है और समय लग रहा है 1/1/2 यानी कि 1.5 वर्ष। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1.5 वर्ष। ए विल बी द करेक्ट आंसर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, चले आगे। अच्छा, इसका हम लोग ट्रिकी कंसेप्ट समझते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो प्रति वर्ष है ना वो 20% है, तो हाफ ईयरली क्या हो जाएगा, 10%। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है मेरे भाई, 1/10 होता है ना। और ये हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल। और ये 1 रुपये जो है ना, यही है आपका यहाँ पे इंटरेस्ट। यानी पैसा 10 था, 1 रुपये का इंटरेस्ट मिला तो बन गया 11, ठीक है। अब हमको पहुंचना है कहाँ, 10,000 के आसपास। 10,000 के आसपास पहली बार तो हम लोग इसका क्यूब कर लेंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे, क्यूब। क्यूब करने पे पता चलेगा कि ये कितना बन गया, 1,000, और ये 1331, क्योंकि आप सभी को पता है 11 का क्यूब 1331 होता है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पे पैसा 1,000 नहीं है, 10,000 है, तो यहाँ पे भी एक ज़ीरो लगा लेंगे और यहाँ पे भी एक ज़ीरो लगा लेंगे। ये अलग से मैंने किया, ठीक है। तो 10,000 से 13,310, ये कब बना, 3 टाइम्स में। 3 टाइम्स में बना, यानी कि हम ऐसे भी कह सकते थे कि 1,000 यूनिट की वैल्यू 10,000, तो 1331 की वैल्यू 13,310। तो ये जो 3 टाइम्स आया ना, इसी का मायने रखता है। इस 3 टाइम्स का ही मतलब है यहाँ पे 3 बार गणना किया गया है हाफ ईयरली के ऊपर, यानी समय जो लगा है कितना, 1.5 वर्ष। 1/1/2 वर्ष। क्लियर है यहाँ तक। तो एग्जाम के अंदर ऐसे ही आपको अप्रोच लगानी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला यहाँ पे, एक दुकानदार अपने माल को उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक दर पर अंकित करता है, ठीक है, किंतु बिक्री के समय 10% की छूट देता है। अब यहाँ पे जो भाई साहब है, एक दुकानदार है, यह क्या करते हैं कि वस्तु का जो भी मार्केट प्राइस है वो क्रय मूल्य से 30% क्या करते हैं, अधिक रखते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सीपी
कॉस्ट प्राइस और एमपी मार्केट प्राइस। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपये रही है, ठीक है, और 30% अधिक पर अंकित किया गया है, तो मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा? 130। क्लियर है? अब कहा गया बिक्री के टाइम यानी बेचते समय वह 10% की छूट देता है, और आप सभी को पता है मेरे भाई कि डिस्काउंट की जब भी बात करते हैं ना, वो मार्केट प्राइस के ऊपर होता है, ठीक है, अंकित मूल्य के ऊपर होता है। तो यहाँ पे 10% की छूट दिया गया। अब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10। 1/10 यानी कि 10 की वस्तु को 9 में बेचा गया। तो यहां से हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे 130 मल्टीप्लाई 9/10। 10 की वस्तु को 9 में बेचा गया, तो यहां से क्या हो जाएगा? 0 से 0 आउट। 13 नमा क्या होता है? 117 रुपये। वस्तु था 100 रुपये का, बेचा गया 117 में, तो प्रॉफिट प्रतिशत क्या हो जाएगा यहाँ से? 17 का, और बेस हमारा यहाँ पे 100 ही है, तो सीधा सीधा कह सकते हैं कि 17% का ही यहाँ पे फायदा हुआ है। ये तो था हमारा बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। अब देखिए रेशियो मेथड से इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने रख लिया सीपी और एमपी, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे एसपी। क्लियर है? अब देखिए कॉस्ट प्राइस अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, अच्छा इसमें भी आप 100 रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग सीधा सीधा इसी का काम कर लेंगे। 30% अधिक अंकित किया गया, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है मेरे भाई? 3/10। 3/10 यानी 10 की वस्तु को 13 रुपये अंकित किया गया है। कितने रुपए? 13 रुपये। उसके बाद बिक्री के समय 10% की छूट देता है। डिस्काउंट तो मार्केट प्राइस पे ही मिलेगा, कोई भी हर हालत में हो डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे ही रहेगा। तो 10 की वैल्यू यानी कि 10% की वैल्यू 1/10 होता है, यानी 10 की वस्तु को वह 9 रुपये में बेचा गया, ठीक है। अब बस आपको इतना ही सॉल्व करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? जगह खाली है तो 10, इसके पहले 10 था, और ये जगह खाली है इसके पहले 13 है तो 13, तो 100, ये हो गया हमारा 130, और ये हो गया 13 नमा 117। ये हमारा सीपी है, ये हमारा एसपी है। तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 17 रुपये का, ठीक है। रुपए में पूछता तो आंसर रुपए में बताते, आपसे पूछा गया है प्रतिशत में, तो 17 का प्रॉफिट हो गया 100 के ऊपर, तो सीधा सीधा कह सकते हैं कि 17% का यहाँ पे फायदा हुआ है। क्लियर है? आगे बढ़े। डी विल बी द करेक्ट आंसर, 17%। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अब टाइम एंड वर्क का ना बहुत ही शानदार सा प्रश्न है मेरे भाई। इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा पैसेंस रखना है आपको, ठीक है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा गंभीर रूप हो जाए। अब समझिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि 40 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। मेरे भाई 40 आदमी है और 40 दिन में पूरा कर लेते हैं। 40 आदमी है, ठीक है, और अगर 40 दिन तक काम करता है तो टोटल वर्क ही निकलेगा ना इसका। तो यहाँ पे टोटल वर्क जो निकलेगा वो 1600, यानी ये है इसका टोटल कार्य, कुल कार्य 1600। लेकिन एक कंडीशन दिया गया है, उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, यानी 40 व्यक्ति ने काम को शुरुआत कर दिया, ठीक है। किंतु प्रत्येक 10वें दिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर 10वें दिन में अंत में 5 आदमी काम छोड़ते रहे। कार्य को कितने समय में पूरा होगा? देखिए 40 व्यक्ति काम स्टार्ट किया, 10 दिन बीता, 5 व्यक्ति निकल गया, फिर जो व्यक्ति बचा 10 दिन काम किया, फिर 5 व्यक्ति निकल गया। इस तरीके से कार्य को संपन्न होने में कितना टाइम लगा, ये आपसे पूछा गया है, समझिएगा। यानी पहले तो 40 व्यक्ति था मेरे भाई, ठीक है, ये 40 व्यक्ति पहले 10 दिन काम करेगा, ठीक है, शुरुआत में, तो काम कितना हो जाएगा? 400। अब समझिए 10 दिन बीत गया, तो अब व्यक्ति की संख्या कितना रहेगा? 35, क्योंकि 5 व्यक्ति तो चला गया 10 दिन के बाद। अब ये 35 व्यक्ति भी 10 दिन काम करेगा, तो 35 व्यक्ति 10 दिन काम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 350। 10 दिन बीत गया, अब व्यक्ति की संख्या कितना बचा? 30। यह 30 व्यक्ति भी 10 दिन तक काम करेगा तो कितना हो जाएगा? 300। क्लियर? अब फिर से देख लेंगे, 25 इंटू में 10, और ये कब तक करेंगे आपको ध्यान रखना है कि काम करना है 1600 ही, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। तो यहाँ पे अभी हम लोग 4 3 7 और 10 10 50 ही कर पाए हैं, अभी और करनी है तो 250। फिर यहाँ पे व्यक्ति की संख्या कितना रह गया? 15, 35, 30, 25,
20 हो जाएगा ना भाई, मैंने सीधा 10 आउट कर दिया। ठीक है, कितने हो जाएंगे? 20। 20 व्यक्ति भी पहले 10 दिन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 200। अब एक बार देख लेते हैं कि अभी काम कितना हो पाया है। ठीक है, 4 3 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 3 14, 1 15, 1500 काम तो हो चुका है। ठीक है, 1500 काम हो चुका है, बचा काम कितना? 100 करने के लिए। 100 काम करने अभी और बचे हैं। अब व्यक्ति की संख्या कितने बच गए? 15। अब 15 व्यक्ति को अगर हम लोग 10 दिन तक करवाते हैं ना तो काम 150 हो जाएगा, और मुझे चाहिए 100। तो हम लोग यहाँ पे एक्स रख लेते हैं। ठीक है, एक्स रख लेते हैं कि 15 व्यक्ति है, एक्स दिन तक काम किया, 100 काम कार्य किया। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा ना कि 100 बटे 15। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? 5 से चला गया 20, ये 3, 20 बटे 3 दिन। ठीक है, आपसे पूछा गया इस पूरे कार्य, अब देखो 1600 काम हो जाएंगे ना इतने दिन में। आपसे पूछा गया कि कितना टाइम लगा इस पूरे कार्य को करने में। तो भाई यहाँ पे देख लेंगे ना, 1 2 3 4 5, 10 बचे 50, 50 दिन तो यहाँ पे लग गया। कुल टोटल टाइम, टोटल टाइम 50 दिन तो यहाँ पे लगा पहले, और ये 100 कार्य को करने के लिए कितना दिन लगा? 20 बटे 3 दिन, 20 बटे 3 दिन। तो 50 दिया 150 प्लस 20, 170 बटे 3 दिन, 170 बटे 3 दिन। यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे पूर्णांक के रूप में दिया गया है तो डिवाइड कर लेंगे। 3 बचे 15, 3 6 18, 56 सही 2 बटे 3 दिन, 56 सही 2 बटे 3 दिन। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है मेरे भाई? पहला यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चले आगे। अगला है, यदि समान योग्यताओं वाले दो व्यक्ति दो कर्तव्यों को 2 दिन में संपन्न करें तो समान योग्यताओं वाले 100 व्यक्ति उसी प्रकार के 100 कर्तव्यों को संपन्न करने में कितना समय लगेंगे? अब देखिए मेरे भाई, यहाँ पे 2 लोग हैं, दोनों की योग्यताएं बराबर है। योग्यताएं मतलब काम में योग्यताएं का मतलब है कि उनकी कैपेसिटी, उनकी क्षमता। जो मजबूत पहले व्यक्ति के पास है वही मजबूत दूसरे व्यक्ति के पास भी है। ठीक है, तो घबराना नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ना लॉजिक लगाएंगे क्या? MDH, MDH और बटे में होता है वर्क। आप सभी ने मसाला भी खाया होगा MDH का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अलग ही काम होता है। M का मतलब मैन, D का मतलब डे, और H का मतलब आवर। और जो क्वेश्चंस में दिया रहता है हम लोग उसी का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे M यानी मैन की वैल्यू दिया गया है पहले कितना? 2 व्यक्ति है। ठीक है, और जो 2 कर्तव्य है ना ये इनका वर्क है। तो M की जगह पे 2 व्यक्ति, 2 दिन, वर्क कितना? 2 कर्तव्य। इसको करने के लिए जो है 100 व्यक्ति है, समय पूछा गया तो हम लोग यहाँ पे x रख लेंगे d के जगह पे, और 100 कर्तव्य है। क्या यहां तक पॉइंट समझ में आ चुका? क्लियर है? चलिए, तो यहां से देख लेंगे, 2 से 2 आउट, 100 से 100 आउट, तो x की वैल्यू क्या मिलेगा? 2, 2 दिन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 दिन। क्लियर है? 1 मिनट। दो दिन, ठीक है, डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, और इस प्रश्न का आंसर आप लोग देने की कोशिश करेंगे। और एक खास बात है मेरे भाई, ठीक है, मैथ्स को अगर आप लोग वाकई में सीखना चाहते हैं ना, ठीक है, तो अभी एक यूपीएससी यानी सीसेट के लिए मैंने एक बैच प्रारंभ किया है। ठीक है, अगर आप मुखर्जी नगर, गांधी विहार या नेहरू विहार के आसपास रहते हैं तो आपके लिए नज़दीकी पड़ेगा गोपालपुर। ठीक है, आप लोग गोपालपुर आके विजिट कर सकते हैं। अगर आप वजीराबाद के आसपास रहते हैं तो वजीराबाद में भी एक ब्रांच है, आप वहाँ पे आकर के संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो मैथ्स को बिल्कुल वाकई में सीखना है तो ज़रूर एक बार विजिट करें, एक बार देखें। गोपालपुर में है, शिव मंदिर के पीछे। चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पे, पहला कह रहा हूँ, ये प्रश्न है हमारा यहाँ पे कि ए किसी वस्तु को बी को 10% के लाभ पर बेचता है। बी उस वस्तु को वापिस ए को
10% की हानि पर बेच देता है पूरे सौदे में, यानी कंडीशन दिया गया है कि इस पूरे सौदे में क्या हुआ। अब देखिए यहाँ पे दो भाई साहब हैं, पहला ए और दूसरा बी। इन्होंने क्या किया कि वस्तु को खरीदा और बी को बेच दिए प्रॉफिट लेकर के, ठीक है, 10% पे। लेकिन बी को फिर क्या हुआ कि कुछ समय के बाद पता चला कि ना ये सामान अच्छा नहीं है, तो इसने फिर से बेचना चाहा। फिर से भाई साहब मार्केट में मिल गए पहला व्यक्ति, बोला भाई साहब मैं इसको बेचना चाहता हूँ। बोला ठीक है बेच दो, लेकिन मैं अब क्या करूँगा, अब मुझे भी फ़ायदा होनी चाहिए, ऐसे रेट में दो। तो उसने सोचा कि चलो मुझे नुकसान ही हो जाए 10% का, मैं बेच देता हूँ। समझिएगा यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है। ए है, दूसरा यहाँ पे बी है, ठीक है। अब ए जो है बी को 10% के लाभ पर बेचता है। अगर हम कहें कि ए 100 रुपये में खरीद के लाया था और बी को बेच दिया, यानी बी ने कितने में खरीदा ये भी पूछा जा सकता है, तो सिंपल 110 में, ठीक है। अब बी ने क्या किया ना, फिर से, ठीक तो इसको लगा नहीं, ए को बेच दिया। ए को बेच दिया कितने में, 10% के नुकसान में। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए के लिए तो कॉस्ट प्राइस होगा, लेकिन बी जो बेच रहा है कितने में बेचेंगे, तो 110 का मल्टीप्लाई 10% का नुकसान हो रहा है, यानी 1/10 फ्रैक्शन में 10 की वैल्यू को 9 में बेचा जा रहा है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 9/10 के साथ। तो 0 से 0 आउट, 11 निम 99, यानी ए जो है फिर से इस वस्तु को 99 रुपये में खरीद लिया। अब एक चीज़ देखिए, उसने 100 में खरीदा था, 10 रुपये फ़ायदा लेकर बी को 110 में बेच दिया, यानी ए को टोटल फ़ायदा कितना हुआ, पहले तो 10 रुपये का हुआ, प्लस फिर से उसने 100 की वस्तु को 99 में खरीदा, तो 1 रुपये का फ़ायदा तो यहाँ पे भी हुआ। आपने 100 रुपये की वस्तु को 99 में खरीद रहे हैं, तो 1 रुपये का फ़ायदा तो हो रहा है ना, क्योंकि उसने लगाया तो 100 रुपये ही था, तो 1 रुपये यहाँ से भी फ़ायदा हो गया, तो टोटल फ़ायदा कितना हो गया, 11 का प्रॉफिट ए को, ठीक है। तो इस केस में तो फायदा ए को ही हो रहा है, और सारे वही ऑप्शन में ए है, ठीक है, बी तो होगा ही नहीं। अब यहाँ पे प्रतिशत में पूछा गया है, तो खरीदा था 100 में, तो प्रॉफिट प्रतिशत क्या हो जाएगा, 11%। क्लियर है मेरे भाई, 11%, बी विल बी द करेक्ट आंसर। चले हम लोग आगे, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जाता है, ठीक है। मैथ्स को वाकई में सीखना है ना, तो एक बार आप लोग ज़रूर विजिट करें, बहुत ही शानदार तरीके से इस बार भी अच्छा रिजल्ट रहा है सी सेट में। चलिए, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के क्षेत्रफल में अंतर 44 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब समझिए, यहाँ पे मेरे भाई बात किया गया है समबाहु त्रिभुज को लेकर। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि सभी भुजाएं तो बराबर होती है, लेकिन यहाँ पे बात कहा गया है कि इसके ऊपर ना एक वृत्त है जिसको हम लोग कहते हैं परिवृत्त, ठीक है। ये क्या है हमारा यहाँ पे परिवृत्त, वृत्त हालांकि टेढ़ा है लेकिन ठीक है, समझने लायक तो अच्छा ही है। तो यहाँ पे एक सेंटर रहा होगा, वृत्त बना होगा, तो यहाँ से ना हम लोग यहाँ क्या मान लेते हैं, रेडियस। अब जब बड़ी वृत्त है तो हम लोग यहाँ पे बड़ी आर से डिनोट कर लेते हैं। अब परिवृत्त की त्रिज्या, हिंदी में से हम लोग परिवृत्त की त्रिज्या कहते हैं, तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाता है, समबाहु त्रिभुज की भुजा बटे में √3। ये बेसिक कंसेप्ट है, ये चीज़ों को आपको ज्योमेट्री के अंदर समझना होता है, थोड़ा टाइम लगता है। अब इसी के अंदर ना एक और त्रिभुज बनाया गया, इसी के अंदर जो है एक और यहाँ पे सॉरी सर्कल बनाया गया है, इसे हम लोग कहते हैं अंतःवृत्त। ये सर्कल ठीक बना है, ठीक है, अंतःवृत्त। अब यहाँ पे भी रेडियस रही होगी, तो इसे हम लोग छोटी आर से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की भुजा बटे में 2√3। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। अच्छा, एग्जाम में आपसे पूछा भी जाता है कि अंतः त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या का रेशियो बताइए, छोटी आर और बड़ी आर की रेशियो बताइए, तो 1:2 होता है, ठीक है। इसे आप लोग यहाँ पर रख लेंगे, काट पीट करेंगे तो 1:2 मिलेगा। इस बात को मैंने यहाँ पे बता दिया, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे समझिए, परिवृत्त का क्षेत्रफल और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अंतर दिया गया है। तो परिवृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग ना पहले बड़ी वृत्त लेते हैं, तो बड़ी वृत्त के लिए बड़ी आर, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर यानी छोटी त्रिज्या, और ये वैल्यू दे रखा है 44। क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग पाई को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से मिलेगा बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 44। क्लियर। पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22/7,
आर की वैल्यू, बड़ी आर कितना है, बड़ी आर जो है यहाँ पे a/√3 है, ये तो होता ही है, तो a का स्क्वायर बटे √3 का स्क्वायर 3 माइनस छोटी आर कितना है a/2√3। हालांकि इस प्रश्न में जब तक आपको ये चीज़ें याद नहीं रहेगी ना तो ये प्रश्न बनेगी नहीं भाई, तो यही चीज़ें इस पे लागू हो रही है। तो a का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 12 और इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 44। क्लियर है, तो यहाँ से देख लेते हैं 22/7, ठीक है, और इन दोनों का एलसीएम 12 रहेगा, 3 चौका 12 यानी 4a के स्क्वायर में से 3a का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, सॉरी 1a का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो 3a स्क्वायर बटे में 12 मिलेगा, ठीक है, बराबर 44। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं हम लोग, देखिए 22 से चला गया, 22 दूनी 44, 3 चौका 12 4, तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ a स्क्वायर की वैल्यू, 7 चौका 28, 28 दूनी 56, a स्क्वायर की वैल्यू 56। क्लियर है। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई, √3 बटे में 4 इंटू में भुजा स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने a स्क्वायर इसलिए रख छोड़ दिया यहाँ तक क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत था, काहे कि उतना टाइम देंगे, ठीक है। √3 बटे 4, a स्क्वायर की वैल्यू सीधा सीधा यहाँ पे रख लेते हैं 56, 4 से आउट हो जाएगा, 14 चौका 56 यानी 14√3 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी क्या हो जाएगी एरिया। सी विल बी द करेक्ट आंसर, सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे कि एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की आयु का अनुपात 4:3 है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:7 होगा। अगर इनके विवाह के समय का अनुपात 5:3 था तो कितने वर्ष पूर्व इनका विवाह हुआ। देख रहे हो भाई कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कि विवाह कितने वर्ष हुए ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे समझिए, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, एज के चैप्टर से है। जो भी मेरे भाई एज का कंसेप्ट में थोड़ा सा भी डाउट रहता है ना, मैंने पूरा का पूरा एज के ऊपर एक वीडियो बनाया है, आप उसको जा कर के देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम इनके प्रेजेंट एज के बारे में जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक हस्बैंड साहब हैं और दूसरे पत्नी, तो इनका जो प्रेजेंट एज है ना वो यहाँ पे कितना है 4:3 है, और इन फ्यूचर यानी 4 वर्ष के बाद जो है फ्यूचर में एज इनके क्या हो जाएंगे 9:7। तो आपसे पूछा जा रहा है कि विवाह कितने वर्ष पहले हुआ है, ठीक है, और उनका रेशियो दिया गया है, जब उनके विवाह हो रहे थे तो 5:3 के रूप में थे। तो सबसे पहले ना हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे उनके प्रेजेंट एज के बारे में जानेंगे, एक्चुअल में एज है कितनी, वो कैसे जानेंगे समझिएगा। यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1 और इन दोनों का डिफरेंस है 2, नीचे का मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ, यहाँ पे डिफरेंस 2 का था और यहाँ पे डिफरेंस 1 का था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। उसी तरीके से यहाँ पे 1 के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा मल्टीप्लाई करने पे, 9:7। अब क्या देखा जा रहा है कि पहले 6 था अब 7, यानी यहाँ पे 1 यूनिट का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। पहले 6 था अब 7 फ्यूचर में हो जा रहा है, तो 1 का वृद्धि हो रहा है। इसी 1 की वैल्यू जो है मेरे भाई यहाँ पे 4 दिया गया है, 4 वर्षों के बाद, तो प्रेजेंट में एज क्या क्या हो जाएंगे, 4 का मल्टीप्लाई 8 के साथ, 8 चौका 32, 32 वर्ष के इनके हस्बैंड हो जाएंगे, और 6 चौका 24। अगर प्रेजेंट का एज पूछा जाता तो ये सभी आंसर होते हैं, लेकिन आपसे पूछा गया है कि कितने वर्ष पहले इनके विवाह हुए, जो कि रेशियो 5:3 थे। अब मेरे भाई इस प्रश्न को ना सबसे अच्छे तरीके में सॉल्व करने के लिए बाई ऑप्शन आपका बेस्ट रहेगा। समझिए, अभी प्रेजेंट में 32 है और 24 है, अगर पहला ऑप्शन हम लोग 8 वर्ष पहले शादी कराते हैं तो 32 में से 8 चला गया, क्या मिलेगा 24, क्या 24, और ये जो हमारा 5:3 में रेशियो होना चाहिए, तो 24 5 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो पहला तो हमारा होगा नहीं। अगर दूसरा उठाते हैं 10 वर्ष पहले उनकी शादी हुई है, तो 32 में से 10 हटाते हैं तो क्या मिलता है 22, क्या 22 5 से कटता है क्या, नहीं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगर यहाँ पे तीसरा उठाते हैं, तीसरा है 12 वर्ष, तो 32 में से 12 को जब हम लोग माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 20 वर्ष, और इसको भी देख लेते हैं पत्नी जी को,
अगर 24 में से 12 करेंगे तो यहाँ पे 12, और ये रेशियो हमारा कट के बन जाता है 5:3 में। कितने में? 5:3 में। ठीक है, तो यहाँ पे शादी हुई है उनकी 12 वर्ष पहले। क्लियर है? तो ये है बिल्कुल स्मार्ट तरीका। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। यदि एक कर्मचारी की मासिक आय में 2.2/3% की वृद्धि होती है तो उसे 72 रुपये अधिक मिलेंगे। उसकी मासिक आय क्या है? बेसिक कंसेप्ट समझिए पहले। अगर हम यहाँ पे कहें कि जो कोई व्यक्ति साहब हैं, अगर उनकी इनकम 100 रुपये है, ठीक है, अब 2.2/3%, 2.2/3% उनके इनकम में इंक्रीज हो गया, वृद्धि हो गया, तो पैसा भी बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 72 रुपये। एक बात बताइए मेरे भाई, कोई भी व्यक्ति हो, जितना भी रुपए कमाता है वो पैसा अपने आप में क्या है? 100% है। कोई भी चीज़ है अपने आप में वो क्या है? 100% है। तो उसका पैसा यहाँ पे 100% था। तो ये जब चीज़ें बढ़ रहा है, 2.2/3% जब बढ़ रहा है तो पैसा भी उसका बढ़ रहा है। अगर ये नहीं बढ़ता तो जो पहले था वो अभी भी रहता। तो पूरा का पूरा कहानी किसके ऊपर है? इसके ऊपर है। ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा। तो हम लोग सीधा सीधा कह सकते हैं कि उसका पैसा तो 100% है। तो 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 72 बटे 2 × 6, 6 + 2 कितना होता है? 8, और बटे में 3 आएगा तो सीधा हम लोग ऊपर रख लेते हैं और मल्टीप्लाई 100 के साथ। तो ये इसका क्या हो जाएगा? इनकम। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। 8 × 72, 9 × 27, यानी पैसा जो है उस व्यक्ति का, उस भाई साहब का कितना है? 2700 रुपये। क्लियर है? तो कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पे? 2700 रुपये। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए हम लोग आगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रमेश अपनी आय का 20% बचत कर सकता है। 2 वर्ष बाद उसकी आय में 20% वृद्धि होने के बाद भी वह पहले जितनी ही बचत कर सकता है। अब रमेश मेरा दोस्त भी है, ठीक है, तो उनकी जो इनकम है ना, 20% बचत करता है अपने इनकम का। ठीक है, फिर क्या हुआ? उनके इनकम इंक्रीज हुआ, लेकिन जो खर्च था ना वो भी इंक्रीज कर गया। कोई लाइफ में आई होगी, ठीक है, तो वही कहानी यहाँ पे हुआ है, समझिएगा। अगर हम मान लेते हैं उनकी इनकम 100 रुपये है, ठीक, अब 20% वह बचत करता है, यानी कि 100 में से वह 20 रुपये बचत करता है, तो खर्च कितना कर लेता है? 80 रुपये। ये हमारा एक्सपेंडिचर है, ये हमारा सेविंग है, और ये क्या है? हमारा यहाँ पे इनकम है। क्लियर है? इनकम में से अगर सेविंग माइनस करेंगे तो आपको एक्सपेंडिचर ही मिलेगा। अब कहा जा रहा है कि 2 वर्ष के बाद क्या हुआ है? उसके आय में 20% की वृद्धि हो गई। तो समय का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, 20% की वृद्धि हो गई। तो पहले 100 था तो अब कितना हो गया? 120। क्लियर है? होने के बाद भी वह पहले जितना ही बचत करता है, बचाता तो वो उतना ही है जितना पहले बचाता था। ठीक है, यानी पहले 20 बचाता था तो अब भी वह 20 ही बचा रहा है। इसका क्या मतलब है? कि वह खर्च उसका बढ़ गया। तो 120 में से 20 माइनस खर्च कितना करने लगा अब वो? 100 रुपये। तो पहले 80 का खर्च करता था, अब 100 का खर्च करता था, तो यानी अब खर्च कितना हो गया? 20 का बढ़ गया। आपसे पूछा गया है कि कितने प्रतिशत वृद्धि हुई उसके खर्च में। 20 की वृद्धि हुई, किसके ऊपर? 80 के ऊपर। प्रतिशत में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई 100 के साथ। ठीक है, 20 चौका 80, 4 से चला गया, और 4 से हमारा 25। तो 25% क्या हो गया? उनके खर्च में इंक्रीज हो गया है, वृद्धि हो गया है। ठीक है, 25%। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, अगला यहाँ पे सॉरी, अलजेब्रा से बहुत ही शानदार सा प्रश्न है। जैसे अलजेब्रा में हम लोग पहले ही दिन सीखते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है। देखिए यहाँ पे समझिए, ए क्यू प्लस बी क्यू के कैसे कन्वर्ट कर दिया गया है। आप सभी को पता है कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब क्या होता है? फॉर्मूला ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी इंटू में ए प्लस बी। क्या ऐसे फार्मूला होते हैं? ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या गया है इस चीज़ को समझिए। अगर हम यहाँ पे कहें ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, और ये जो पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इस साइड आके डिवाइड कर जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी, तो बचेगा क्या?
सिर्फ और सिर्फ ए प्लस बी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यही चीज़ें यहाँ पे दिया गया है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, इन दोनों का मल्टीप्लाई ए का स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई बी का स्क्वायर, माइनस का ए इंटू का बी। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है ए प्लस बी। क्या पूछा जा रहा है, ए प्लस बी। तो ए की वैल्यू कितना है 5.624 और बी की वैल्यू कितना है 4.376। इन्हीं को ऐड करना है ना, तो 5 4 9 प्लस 1 10। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा 10। क्लियर है, ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो आपको एग्जाम के अंदर इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि क्या चीज़ें पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे है, फिर से अलजेब्रा का प्रश्न है। अलजेब्रा का बेसिक प्रश्न है, यहीं से अलजेब्रा की शुरुआत होती है। जैसे यहाँ पे x माइनस 1/x की वैल्यू 4 दे रखा है और इसी चीज़ आपसे प्लस में पूछा गया है। तो हम लोगों ने यहाँ पे अलजेब्रा की क्लास में सीखा था कि x प्लस 1/x की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे k मानते हैं, ठीक है, तो x माइनस 1/x अगर हम यहाँ पे माइनस में जाना चाहते हैं ना, तो इस नंबर का स्क्वायर करके -4 कर लेते हैं और इसमें अंडर रूट लगा देते हैं। ये माइनस की बात कहा गया है। अब यहाँ पे दिया गया है माइनस में x माइनस 1/x, अगर हम यहाँ पे k मान लेते हैं, मुझे चाहिए प्लस में ना, तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या हो जाता है, इस नंबर का स्क्वायर प्लस 4 और इसमें रूट अंडर। इस बात को ध्यान रखिए। तो यहाँ पे k की जगह क्या है 4, सीधा सीधा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 20 अंडर रूट, यानी रूट अंडर 20। इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 पंचे 20, 2 रूट 5, 2 रूट 5। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चले आगे। अगला यहाँ पे कि क्रिकेट टीम की औसत आयु 27 वर्ष है। इनमें से 24 तथा 27 वर्ष आयु वाले दो खिलाड़ियों के स्थान पर 23 तथा 28 वर्ष आयु वाले नए खिलाड़ी आ गए। तो अब टीम की औसत आयु क्या होगी। मेरे भाई क्रिकेट खेलने जाते हैं आप लोग, यहाँ पे दो भाई साहब का मन बदल गया, ठीक है। एक व्यक्ति जो 24 वर्ष के थे वो निकलना चाह रहे थे, तो अपने से जूनियर यानी कि 23 वर्ष वाले को भेज दिए, ठीक है। पहले तो समझिए कि पूरे टीम का एवरेज एज क्या था, ये 27 वर्ष है, ठीक है। तो जो 24 वर्ष वाले व्यक्ति थे ना, ये निकल गए और इसमें इन कर गए 23 वर्ष वाले व्यक्ति, यानी यहाँ से 1 वर्ष कम व्यक्ति वाले आ गए, ठीक है। 1 वर्ष कम व्यक्ति वाले भाई साहब आ गए। दूसरे केस में क्या हो गए, एक जो 27 वर्ष वाले व्यक्ति थे, 27 वर्ष वाले जो व्यक्ति थे भाई साहब, यह निकल करके 28 वर्ष वाले को भेज दिए, ठीक है। 28 वर्ष वाले को भेज दिए। होता है ना मैच में हम लोग जीतने के लिए करते हैं ना, कि जो जिसको ज़्यादा अच्छा आता है भाई साहब तुम्हें जाओ खेलो, चाहे छोटे हो बड़े हो उसको कोई मायने नहीं रखता है। तो वही कहानी यहाँ पे हुआ है। तो 27 वाले निकल गए, 28 वाले आ गए, तो यहाँ पे 1 वर्ष का वृद्धि हो गया। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक बार तो -1 की कमी और एक बार तो +1, यानी उस पूरे टीम का तो फिर से बैलेंस हो गया ना, फिर से तो वही कहानी हो गई। तो यानी ये तो माइनस और ये प्लस तो खत्म ही हो गया। तो अभी भी उस टीम का एवरेज क्या रह गया, 27 ही रह गया। क्लियर है, 27 वर्ष। तो यही चीज़ें पूछा गया। अब टीम की औसत आयु क्या है, तो अभी भी वह 27 वर्ष ही है। क्लियर है, चलिए देखिए, ये सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही शानदार सा प्रश्न है। अब इसको सॉल्व करने से पहले मेरे भाई एक प्रश्न है, इसे आप लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, फिर हम लोग उसे सॉल्व कर लेंगे। इसको देखिए, सेम प्रश्न है, उसी के कंसेप्ट के ऊपर यह लागू होता है। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, 1 - 1/5। तो यहाँ से हम लोग 5 एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 5 माइनस का 1। क्लियर है। फिर से यहाँ से देखेंगे, इसमें एलसीएम 6 हो जाएगा, तो यहाँ से 6 - 1। उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7, तो यहाँ से 7 - 1। और ये क्रम ना चलते रह गया। तो अंतिम वाले को देखना है एक बार। अंतिम वाले में फिर से हम एलसीएम 100 लिए होंगे, यहाँ पे 100 और -1, और ये क्रम जो है चलते हुए चला गया है। तो यहाँ से देख लेंगे, 4/5 मिलेगा, मल्टीप्लाई 5/6 मल्टीप्लाई 6/7। अब यह इसी तरीके से आगे बढ़ता गया है, 7/8
8/9, इसी तरीके से चलता गया। तो यहाँ पे क्या हो गया होगा, 99/100। अब एक चीज ना आप बिल्कुल ध्यान से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या हुआ हो गया है, एक 5 नीचे है तो एक ऊपर है, एक 6 नीचे तो एक ऊपर है। यानी ये 5 से 5 आउट, 6 से 6 आउट, 7 से 7 आउट, 8 से 8 आउट, इसी तरीके से ये करते हुए गया होगा। तो ये 99 भी खत्म। क्या बचा होगा, शुरुआत का 4 मल्टीप्लाई 1/100। तो 4 से चला गया 25 बार में, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 1/25। यानी अब कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको सीधा सीधा ये समझ लेना है कि भाई यहाँ पे एक बार इसको सॉल्व कर लो, शुरू वाला, ठीक है, यहाँ से 4 मिल जाएगा, और एक बार इसका सीधा सीधा इसको उठा लो 1/100। इतना ही सॉल्व करना था। क्लियर है। अब चलते हैं उस प्रश्न पे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/25। बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देखिए, सेम प्रश्न है बिल्कुल। यहाँ पे हम लोगों को क्या उठाना है, 2 में से 1 चला गया, 1, यानी यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई, और ये भी एन एन का रहा होगा, और यहाँ पे 1, तो यानी यहाँ पे क्या बचा होगा, 1/n। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/n। क्लियर है। डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला यहाँ पे कि 1000 तथा 5000 के बीच वाली कितनी संख्याएं 225 से पूरी तरीके से विभाज्य है। अब 1000 और 5000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 225 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाता है। समझिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ना 1000 नंबर है, ठीक है, तो इसको हम लोग पहले 225 से डिवाइड दे लेंगे। ये कितने बार में जाएगा, तो ये पूरी तरीके से तो विभाज्य नहीं होगा, तो 4 दशमलव समथिंग, 4 दशमलव समथिंग जाएगा। यानी कि जो 4 संख्या रही होगी, यानी इसमें 4 तक जो है पूरी तरीके से कट जाता होगा। यहाँ से हम लोग 4 ले लेंगे। उसी तरीके से एक नंबर यहाँ पे और है 5000। कितना है, 5000। एक नंबर और है यहाँ पे 5000, ठीक है, इसको भी 225 से डिवाइड दे लेंगे। तो ये क्या मिलेगा, 2 2 दशमलव